अब हम लोग बात करते हैं जरा सिटीजनशिप की। तो सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात को हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में सिटीजनशिप कैसे ली जाए और कैसे छोड़ी जाए, यानी एबोलिशन और एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप का कोई भी प्रोविजन नहीं है। यानी कैसे सिटीजनशिप ली जाएगी इंडिया की और कैसे इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे अपने, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में सिटीजनशिप दी गई है, तो याद रखेंगे हम, सिटीजनशिप इज गिवन इन पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 5 to 11। 5 से 11 तक सिटीजनशिप के प्रोविजन दिए हुए हैं। और ये सारे प्रोविजन क्या बोलते हैं, ये सारे प्रोविजन बोलते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट द commencement of this constitution। यानी संविधान के लागू होने के समय पे किस किस को सिटीजनशिप मिलेगी, यही बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। फिर ये कौन बात करता है कि अभी अगर सिटीजनशिप लेनी है तो कैसे लेंगे, तो रेस्ट राइट्स ऑफ सिटीजनशिप are given in citizenship एक्ट ऑफ 1955 इसमें दिया हुआ है। तो चलो इसकी भी बात करेंगे हम, और पहले एक और बात कर लेते हैं हम, हमारे यहाँ कैसी सिटीजनशिप है, तो सिंगल सिटीजनशिप है। और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाया है, तो याद रखिएगा, इट इज ब्रॉट इन बाई ब्रिटेन और इंस्पायर्ड बाई ब्रिटेन सिटीजनशिप। ब्रिटेन में भी एक ही सिटीजनशिप है। वहीं अमेरिका को देखेंगे, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है अमेरिका में ना। तो नोट करके मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डुअल सिटीजनशिप इन अमेरिका, डुअल सिटीजनशिप इन अमेरिका। अमेरिका में सिटीजनशिप डबल है। अब सुनिए ध्यान से इस बात को जरा, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है, सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसका भी डोमिसाइल यानी पता, एड्रेस अगर भारत का है, तो वो या तो वो भारत में जन्म लिया हो, या उसके माता पिता भारत में जन्म लिए हों, या वो सामान्य रूप से भारत का नागरिक हो और वो नागरिक नहीं हो, तो भारत का रेजिडेंस हो उसका भारत में, ठीक है। नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ इंडिया फॉर, अब अगर उसका ऑर्डिनरी रेजिडेंस है तो नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कौन कौन भारत का नागरिक होगा संविधान लागू होने के टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के टाइम पे, एक तो वो जो बॉर्न इन इंडिया, भारत में जन्मा हो और भारत में संविधान लागू होने के टाइम पे भारत में हो। तो ये कब की बात कर रहा है ये आर्टिकल, तो ये आर्टिकल कर रहा है 26 जनवरी 1950 की बात। 26 January 1950 को में या उससे पहले भारत में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति है और वो भारत में है 26 जनवरी 1950 या उससे पहले, तो वो भारत का नागरिक होगा। यदि वो नहीं है और उसके पेरेंट्स अगर भारत के नागरिक हैं और वो जो है भारत की नागरिकता को चाहता है, तो भी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और तीसरा, कोई भी ऑर्डिनरी रेजिडेंस
कोई भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर भारत में रह रहा है किस टाइम पे, 26 जनवरी 1950 को, और वो भारत में लास्ट 5 ईयर से है, तो ऐसा हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ये बोल रहा है आर्टिकल नंबर 5। आई थिंक आर्टिकल नंबर 5 एकदम क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगा। तो फिर आगे चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 6 पे, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। अब देखो यहां पे क्रोनोलॉजी आपको समझनी है। क्या समझनी है? 5 तो बोलता है कि भारत में जो रह रहा है, इंडिया में, लिविंग इन इंडिया, लिविंग इन इंडिया, इसको मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रहा हूं, अभी समझेंगे भी हम लोग। 6 बोलता है माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अभी हम समझेंगे इसको, अच्छे से समझेंगे एक एक करके। पहले इसकी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देख लो। माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है। माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड केम बैक टू इंडिया, उनकी बात करता है आर्टिकल 7, ठीक है। ये आर्टिकल पांचों आपको इसी क्रोनोलॉजी में ध्यान रखने हैं। 5 बोलता है कौन था, और 5 बोलता है अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आया, और 6 बोलता है 6 बोलता है पाकिस्तान से इंडिया आया, और 7 बोलता है अगर कोई पाकिस्तान गया, इंडिया से पाकिस्तान गया और फिर वापस पाकिस्तान से इंडिया आ गया, उसके बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पहले कि जो पाकिस्तान से इंडिया आया वो भारत का नागरिक होगा या नहीं। Notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in the Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution। तो ये बोल रहा है आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 के तहत 5 में तो जो चीज है वो है अलग है, लेकिन 6 ये बोलता है कि भारत से अलग हुए पाकिस्तान से आने वाले भारतीय, से आने वाले मतलब पाकिस्तानी या भारतीय कोई भी हो, अगर वो भारत में आते हैं तो वो भारत का नागरिक होंगे एट द कमेंसमेंट। ये भी कमेंसमेंट की बात करता है संविधान के लागू होने में। He or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted। तो अब इनको जो बात कही गई है पहले सब क्लॉज में, वो क्या कही गई है, या पहले पार्ट में आर्टिकल 6 के, तो पहले पार्ट में ये कही गई है कि उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, अगर भारत में इन्होंने जन्म लिया है, ठीक है, और वो भारत के नागरिक थे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है माइग्रेट होकर, ठीक है। और ये आर्टिकल भी बात कब की कर रहा है, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 की, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल बात तभी की करते हैं। और चौथा मतलब 8वां भी करेगा, 8वें पे हम डिस्कशन करेंगे, वो थोड़ा सा अलग है। In the case where such person has so migrated before the 19th day of July 1940, he has been ordinary resident in the territory of India since the date of his migration। ठीक है, तो दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा ये बोल रहा है अगर ये व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था, ये तो पहला स्टेटमेंट था अगर ऐसा हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था? दूसरा था कि 19 जुलाई 1948 से अगर पहले भारत का नागरिक बन गया था, ऑर्डिनरी रेजिडेंस था, सामान्य नागरिक, सामान्य जो है वासिंदा था, या सामान्य जो है इस पे पता था भारत का, ठीक है, तो भी भारत का नागरिक होगा। अच्छा, 19 जुलाई 1948 इसलिए क्योंकि 19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वीजा चलने लगा था।
वीजा की व्यवस्था 19 ऑफ जुलाई 1948 को हो गई थी। तो अगर इससे पहले ऑर्डिनरी रेजिडेंस था इंडिया का कोई भी, तो वो जो है आपका इस डेट तक अगर कोई माइग्रेट करके आ गया है तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तीसरा क्या था, ये तो दूसरा था, ये पहला था, ठीक है। या इन केस सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द, और ये तो पहले था, इससे पहले आ गया है तो भारत का नागरिक होगा। अब बोल रहा है 19 जुलाई 19 ऑफ जुलाई 1948 को या उसके बाद, आफ्टर और ऑन, अगर वो भारत में आया है ना, साथ में आने के बाद ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम, therefore to such officer before the conference of this constitution in the form and manner prescribed by the government, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application। तो कहने का मतलब है 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आने वाला व्यक्ति बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट होने से पहले वो रजिस्टर करा ले। रजिस्टर्ड एज रेजिडेंस या रजिस्टर करा ले कि वो नागरिकता तो नहीं मिल जाएगी रजिस्टर कराने से, याद रखना। तो रजिस्टर्ड एज वो तो होगा नहीं सिटीजन, रजिस्टर्ड एज रेजिडेंस ऑफ इंडिया रजिस्टर करा लेता है। और यहां पे ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि रजिस्टर कराने से पहले शुड बी रेजिडेंट फॉर 6 months इन इंडिया। यानी रजिस्टर जब कराने जाएगा तो 6 महीने के कागज लेके जाएगा साथ में कि भाई 6 महीने से हम रह रहे हैं, मिनिमम 6 months होना चाहिए, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। बताओ भाई, आर्टिकल 6 समझ में आ गया? थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं मानता हूं, लेकिन इट्स बताओ भाई, बताओ। चलिए आगे, किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बताओ जल्दी से, कोई डाउट वाउट हो तो बता दो, बाकी हाँ नहीं है ना? नो डाउट सर। ओके चलो भाई, ठीक है। तो आगे, राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, है ना, यानी भारत से पाकिस्तान गए। 7th किस पे लगता है? जो पहले इंडिया से कहां गए? पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से आए इंडिया। और फिर पाकिस्तान से आ गए इंडिया, उन पे लगता है आर्टिकल 7। ओके तो अब बात कर लेते हैं। Notwithstanding anything in Article 5 and 6, a person who has after the 1st day of March 1947, यानी 1 मार्च 1947 को ये डिक्लेयर किया गया था, जिसे भारत में रहना है भारत में रहे, पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाता है ना, तो इस डेट को लिया गया है। माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई भारत से 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चला गया तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। बट provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for settlement or permanent return issued by or under the authority of any law and
every such person shall, for the purposes of clause B of Article 6, deem to we have migrated to the territory of India after the 19 July 1948. तो बट करके क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा हर व्यक्ति जो रिटर्न हुआ है, रिटर्न आफ्टर 19th of जुलाई 1948 को रिटर्न हुआ है। कहां से? पाकिस्तान से। रिटर्न होने का रीजन क्या है? परमानेंट रिटर्न। रीजन उसका घूमना उमना नहीं है, देखना नहीं है, उसका रीजन है परमानेंट रिटर्न और रीसेटलमेंट। परमानेंट रिटर्न और रीसेटलमेंट। तो वो भारत का नागरिक होगा अंडर क्लॉज वी ऑफ आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 के क्लॉज वी में क्या किया गया? इन केस ऑफ सच पर्सन हु हैज माइग्रेटेड बिफोर द 19th सेंचुरी हैज बीन मेड रिलीजियस। ठीक है, तो कहने का मतलब है, ये बोल रहा है बिफोर, देखो बी क्लॉज बी के जो है दो सब क्लॉज हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड समझे हमने, तो इन्हीं दोनों क्लॉजेस के तहत यानी यही क्लॉज लगेगा। जैसे कि या तो अगर पहले आया है तो क्लॉज बी का 2 लग जाएगा, मतलब 1 लग जाएगा, जो हमने 3 में लिखा है वो लग जाएगा अगर बाद में आया है, तो यही प्रोविजन होगा। और आर्टिकल 7 के तहत इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर इंडिया आने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आई थिंक 5, 6 और 7 आपको समझ में आ गए होंगे। फिर से सुन लो, वही आर्टिकल 7 में ऊपर वाले में तो कहा गया है कि 1 मार्च 1947 से पहले चला गया 1947 से, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। यहां पे बोला गया 6 के बी के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के तहत सेम प्रोसेस से वो भारत की नागरिकता को कैन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत की नागरिकता एक्वायर कर लेगा। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। 6 का 1 और 2 हमने आपको समझाया था, ये है 6 के 1 और 2। आर्टिकल 6 का ये 1 है और ये 2, जो 2 और 3 में हमने व्यवस्था बताई थी आपको। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जल्दी बताओ। यहां तक, यहीं तक लोगों को समझ में जल्दी नहीं आता है, बाकी तो आगे तो रास्ता बहुत सिंपल है। कोई दिक्कत है जल्दी बताओ, क्विकली बताओ, क्विकली। चलो ठीक है, ओके। तो अब राइट्स ऑफ सिटीजनशिप टू सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ठीक है, तो अब आर्टिकल 8 थोड़ा और समझ लो बस। आर्टिकल 8 के बाद तो सारे आर्टिकल बहुत सिंपल हैं। ठीक है, तो 8 में बोला गया है कि इंडियन ओरिजिन, अब ये बात ये नहीं कर रहा है पाकिस्तान की, अब बात कर रहा है इंडियन ओरिजिन की। भारत में जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, नानी नाना, दादी दादा, माता पिता, जिनका भारत में जन्म हुआ है और उनके बच्चे अगर कहीं बाहर रहने लगे हैं तो उनको इंडियन ओरिजिन का माना गया है। और जैसे कि बहुत सारे जो है इंडिया से बहुत सारे लोगों को जो है जो आपके ये थे अंग्रेज भारत से ले गए इंडिया से और बाहर जाके उनसे काम कराया था, तो ऐसे लोगों के लिए ये आर्टिकल बनाया गया। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया एज defined in Government of India ordinary and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in any country where he is for the time being residing on an application made by him
Therefore, on such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this constitution, in form of manner prescribed by the government of India, Dominion of India, or the government of India. कहने का मतलब है ऐसा हर व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का भारत का नागरिक होगा जिसने जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ये व्यवस्था उनके लिए की गई थी जो इंडिया में आना चाहते थे भारत की निर्माण होने के पश्चात, ठीक है। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, गवर्नमेंट, अब इसमें ग्रैंड पेरेंट्स में नानी नाना और दादी दादा दोनों आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत नागरिक थे, सिटीजन थे, ठीक है, भारत के, ऐसा हर व्यक्ति जो है आपका कैन acquire citizenship by just registering in consular office of India in that country। उस देश में जो भारत का दूतावास हो उसमें बस आप रजिस्टर कराओ जाके, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और ये कब की बात कर रहा है? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट और बिफोर, है ना, और आफ्टर। तो इसको इसी में ऐड करते हैं, एक सेकंड। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें जो प्रोसेस होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिफाइन करेगी कि कैसे आपको नागरिकता मिलेगी। बस इतना कर सकते हो आप, लेकिन आज के टाइम पे इसका प्रोसेस डिफाइन कर दिया गया है। तब प्रोसेस कुछ और था कि आप बस रजिस्टर करा लो मिल जाएगी, लेकिन आज के टाइम पे आप रजिस्टर कराओगे तो नहीं मिल जाएगी। ये तो लिखा है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज भी रजिस्टर करा लो मिल जाएगी क्या? अब नहीं, अब नहीं मिलेगी। तो अब कैसे मिलेगी? तो जो प्रोसेस डिफाइंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके द्वारा मिलेगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल समझ में आ गया। अगर ये आर्टिकल नहीं भी समझ में आया तो कोई इश्यू, ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है। बस इंडियन ऑरिजिन को सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, बस ये बताया गया है इसमें। ओके, इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 9 पे। तो 9 पे क्या बोला गया है? तो 9 में बोला गया है इन्होंने, अगर आप वॉलेंटरली सिटीजनशिप फॉरेन स्टेट की ले लेते हो तो भारत के नागरिक नहीं रहोगे। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत की एकल नागरिकता को डिफाइन कर रहा है कि अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता आपने ले ली तो आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे। ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि आप भारत के नागरिक रहोगे हमेशा? सिटीजनशिप कॉन्टिन्यूएंस, ये डिसाइड करेगा, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट थ्रू लॉ। भारत के नागरिक कब तक रहोगे?
ये डिसाइड करेगा आपका पार्लियामेंट, ध्यान रखना। अब यहीं पे एक क्वेश्चन बन सकता है, इज राइट टू सिटीजनशिप अ फंडामेंटल राइट? बताओ भाई। बिल्कुल नहीं, राइट टू सिटीजनशिप इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। फिर कैसा राइट है? एक लीगल राइट है। हाँ, क्वालिफाइड तो होगा ही, फंडामेंटल राइट नहीं होगा ये एक कैसा होगा? लीगल राइट। और ये लीगलिटी इसकी कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट थ्रू लॉ। ठीक है। अब आर्टिकल 11 में क्या दिया हुआ है? सिटीजनशिप से रिलेटेड हर लॉ कौन बना सकता है? हु कैन मेक द लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप? पार्लियामेंट ओनली। पार्लियामेंट हैव राइट टू मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप, और किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बना ले, सिर्फ पार्लियामेंट के पास अधिकार है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि सिटीजनशिप और सेंसस कौन सी लिस्ट का पार्ट है, यूनियन और कंकरेंट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। यूनियन और कंकरेंट किस लिस्ट का पार्ट है सिटीजनशिप? यूनियन। यूनियन। और सेंसस किसका है फिर? यूनियन। यूनियन। यानी सिटीजनशिप या सेंसस से रिलेटेड लॉ फ्रेम करना है तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन कर सकती है। तो ये रहे हमारे लॉज, ये रहे हमारे मतलब सॉरी आर्टिकल्स, लॉज। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। हमारी पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया था, याद रखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955, 1955। ठीक है। इसमें ही जब अमेंडमेंट हो जाता है ना, अगर अमेंडमेंट हो जाएगा इसमें, तो इसे बोला जाएगा फिर सिटीजनशिप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इसी में आप CAA शॉर्ट फॉर्म में इसी को देखे थे, इसी का विरोध हुआ था 2019 में। तो फिर अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है CAA में, मतलब सिटीजनशिप एक्ट में, CA में? तो इसका पहला अमेंडमेंट था 1986, फिर 1992, फिर 2003, फिर 2005, फिर 2015, फिर हुआ था 2019 में। जब 2019 में हुआ था तभी इस पे क्या हुआ था? प्रोटेस्ट हुए थे, CAA, आपने सुने होंगे CAA के प्रोटेस्ट। ठीक है। तो यही है वो जिसमें अमेंडमेंट हुआ था। अब अमेंडमेंट हुआ क्यों था और क्या था? तो सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्विजिशन एंड रिनंशिएशन ऑफ सिटीजनशिप, इसी एक्ट में एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर्ड करना, यानी पाना, नागरिकता को पाना, और रेनंशिएशन माने होता है नागरिकता को खोना। ये दोनों व्यवस्थाएं इसी एक्ट में दी गई हैं। ठीक है, नागरिकता को पाना और नागरिकता को खोना। ठीक। अब समझेंगे जरा बात को, कहानी को हम समझेंगे। नागरिकता पाई कितने तरीके से जाती है? 5 ways टू acquired इंडियन सिटीजनशिप। 5 ways टू acquired इंडियन सिटीजनशिप कौन कौन से हैं? इनको हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे, एक एक देखेंगे। बाई बर्थ, बाई डिसेंट, डिसेंट माने होता है वंश,
वंशानुगत, वंश के आधार पे। वाई रजिस्ट्रेशन, वाई एक्विजिशन, वाई एक्विजिशन से पहले वाई नेचुरलाइजेशन लिखो है ना। फिर वाई एक्विजिशन ऑफ एनी टेरिटरी, ये 5 आधार तो हैं भारत की नागरिकता लेने के। भारत की नागरिकता को छोड़ने के कितने आधार हैं? तो 3 ways to lose citizenship of India. लूज लिख लो या अबॉलिशन लिख लो, अबॉलिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, कुछ भी। पहला, अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, इफ यू acquire citizenship of another country, अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो चली जाएगी आपकी नागरिकता, या ऑन रिनंशिएशन, हमने खुद छोड़ दी तो भी चली जाएगी। है ना, रिनंशिएशन हो गया। और एक है आपका, अगर सरकार आपको आपकी नागरिकता को खत्म कर दे, इफ गवर्नमेंट deprived of citizenship, अंग्रेजी में समझ में आती होगी, नीचे हो जाएगी, है ना। तो ये 3 आधार हैं आपके सिटीजनशिप अबॉलिशन के, 3 बेसिस हैं, 1, 2 and 3, और ये 5 बेसिस हैं रिक्वायर्ड। तो अब इनको एक करके समझना है, इनमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और ये भी व्यवस्था चल है आफ्टर 26th of January 1950। इस डेट से पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप देता है, और इस डेट के बाद ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें नागरिकता देता है। या क्या, तो इतनी बात सभी को यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट अपने हिसाब से तो नहीं चाहिए। आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कैसे आपके 5 तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप ली जाएगी, और कैसे 3 तरीके हैं जिससे छोड़ी जाएगी। तो पहले बात करेंगे कैसे सिटीजनशिप ली जाएगी। 5 ways to acquire Indian citizenship। पहला तरीका है बाय बर्थ, यानी जन्म से इंडियन सिटीजनशिप कैसे ली जाएगी, ये पहला तरीका है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति 26 जन 1950 ऑन या आफ्टर, अब ये बात करेगा ऑन या आफ्टर 26 जन 1950 की, ये एक्ट जो है हमारा, इससे पहले बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर किसी ने भी इंडियन सॉइल पे जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसके आपके एक्सेप्शंस भी हैं। कौन एक्सेप्शंस हैं? तो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं ये भी ध्यान रखना है उनको। एक्सेप्शंस, पहला एक्सेप्शन है आपका
जो आपके फॉरेन डिप्लोमेट्स होंगे, फॉरेन डिप्लोमेट्स में सारे ही लोग आ जाएंगे, एम्बेसडर्स हों, है ना। फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। और दूसरा, एनिमी एलियन कंट्री के सिटीजन्स नहीं होंगे, एनिमी एलियन कंट्री के सिटीजन्स नहीं होंगे, और फॉरेन डिप्लोमेट्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अब इस व्यवस्था में चेंज कर दिया गया। अब देखो, आप इसको एक गलत तरीके से यूज किया जा सकता है इस व्यवस्था को। जैसे कि कोई मान लो अवैध रूप से यानी माइग्रेंट आ जाए, और माइग्रेंट इंडिया में आ गया, ठीक है। तो माइग्रेंट कोई भी इंडिया में आ गया और उसने जो है यहाँ पे मान लो कोई कपल आ गया और उसका बच्चा यहाँ पे हो गया इंडियन सॉइल पे, तो उस माइग्रेंट को इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मतलब उस इलीगल माइग्रेंट को इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए 1986 में एक प्रोविजन किया गया कि मिल तो जाएगी सिटीजनशिप इंडियन सॉइल पे बर्थ लेने से, लेकिन मदर और फादर में से एक आपका इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। इस व्यवस्था में चेंज लाया गया। मदर या फादर में से कोई एक आपका जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी आपको बाई बर्थ जो है यहाँ पे मिल पाएगी। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यहीं पे 1986 में इसका अमेंडमेंट हुआ है, आपको हमने बताया भी था 1986 में इसका अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट का, ठीक है। तो ऐसी ही व्यवस्थाएं बार बार लाई गई हैं अमेंडमेंट से। चलो बाकी देखते हैं दूसरा, वाई डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है वंश, वंश के आधार पे भी नागरिकता मिलेगी क्या? बिल्कुल, वंश के आधार पे भी नागरिकता मिलेगी। तो वंश के आधार पे नागरिकता कैसे मिलेगी? वंश के आधार पे नागरिकता ऐसे मिलेगी यदि आपके मदर या फादर भारत के नागरिक हैं, यदि आपके मदर या फादर भारत के नागरिक हैं, और आप जो है अगर कहीं दूसरे देश में दूसरी जगह पे जन्म ले रहे हो, तो दूसरे देश में जहां जन्म ले रहे हो वहां पे जो आपका जो कौंसिल होगा, कौंसिल ऑफ इंडिया, कौंसिल मतलब यही एम्बेसी, एम्बेसी लिख देते हैं, कौंसिल एम्बेसी जो होगा आपका, वहां पे इंडियन एम्बेसी में जाके आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन 1 ईयर, मतलब उनके फाइनली उनके माता पिता को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब मान लो माता पिता रजिस्टर कराना नहीं चाहते थे, लेकिन जो बच्चा जब वयस्क हो गया यानी मेजर हो गया, माइनर नहीं रहा, तो वो चाहता है भारत की नागरिकता लेना, तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, ठीक है। ये व्यवस्था है अगर मदर फादर चाहते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि मदर या फादर में से एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, और अगर वो है तो अपने बच्चे को इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करा के और विद इन 1 ईयर भारत की नागरिकता दिला सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, पहले ये प्रोविजन सिर्फ फादर तक सीमित था, लेकिन इक्वलिटी को देखते हुए, इक्वलिटी को स्टेब्लिश करने के लिए इसमें मदर और फादर की व्यवस्था लगाई गई है 1992, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था 2004 में की गई है, 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नहीं लेना चाहते तो मत कराओ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 2003 या 4 एक ही बात है यहाँ पे। बाकी 1992 आपने देख लिया यहाँ पे।
ठीक है। तो बाई डिसेंट बाई बर्थ आप समझ ही गए होंगे। अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप से, बाई रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो पहले हम वही बात कर लेते हैं माइनर की, ठीक है। तो कोई भी माइनर बच्चा मेजर हो जाता है और उसके जो है माता या पिता है ना, मदर या फादर भारत के नागरिक हैं, तो अगर वो चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकता है, माइनर से जब मेजर हुआ है। अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया में 18 वर्ष मेजर की आयु है, तो वही है, ठीक है। साथ में और कैसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक। तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बच्चा जो है आपका जिसके मदर और फादर तो भारत के नागरिक हैं, मदर या फादर में से कोई भी एक भारत का नागरिक है मान लेते हैं, या जो मदर या फादर भारत का नागरिक नहीं है, मतलब दोनों ही नहीं है लेकिन पहले से थे, है ना। तो ऐसी व्यवस्था में अगर वो बच्चा जो जन्मा है दूसरे देश में, अगर उसके मदर या फादर का रिलेशन रहा है, तो वो क्या करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और रजिस्ट्रेशन से क्या ले सकता है, नागरिकता ले सकता है, सिटीजनशिप ले सकता है। इसमें और कोई ऐसी कंडीशन खास नहीं है, ठीक है। तो मदर फादर रहे हों या हों, और अगर वो बच्चा रजिस्ट्रेशन कराता है, यानी माइनर से मेजर होने के आगे की कहानी ये है कि कभी भी ले सकता है, ठीक है। माइनर से मेजर होने के आगे की कहानी है, ठीक है। अच्छा, ऐसी फॉरेन फीमेल को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो इंडियन मेल से शादी करेगी। इंडियन मेल से अगर कोई भी फॉरेन फीमेल शादी कर लेती है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, अगर कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्री, अच्छा कॉमनवेल्थ कंट्री कौन से होते हैं, वो कंट्री जिनमें ब्रिटेन ने शासन किया है, वो सारे कंट्री कॉमनली कॉमनवेल्थ कहलाते हैं। तो कॉमनवेल्थ कंट्री का कोई भी मेंबर इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बात याद रखना, 6 मंथ्स पहले रजिस्ट्रेशन की जो वो थी, रजिस्ट्रेशन की अवधि जो थी, आपकी ड्यूरेशन था, वो था 6 मंथ्स। कब से, रेजिडेंस से। लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है और 6 मंथ से कर दिया गया है, अभी 6 मंथ से कर दिया गया है इसको 5 years। यानी आपको नागरिकता मिलेगी लेकिन 5 साल आप भारत में रहेंगे तब नागरिकता मिलेगी, ये भी बात याद रखना, ठीक है। तो और कोई बचा इसमें, बस 4 ही बोल, हाँ इतना हो गया, ठीक। ये है रजिस्ट्रेशन से। अब रजिस्ट्रेशन से भी आपको नागरिकता मिल सकती है, यानी माइनर मेजर हो जाए तो वो नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन सब में 5 साल की लगेगी। मदर या फादर है फॉरेन फीमेल, इंडियन मेल से मैरी कर ले तो मिल जाएगी। कॉमनवेल्थ कंट्री का कोई भी इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है व्यक्ति, तो ये वाई रजिस्ट्रेशन होगा। अब आ गई कंडीशन 4। कंडीशन 4 है बाई नेचुरलाइजेशन। वाई नेचुरलाइजेशन, सर एक बार इसका 1 और 2 दोबारा बता सकते हो? 1 और 2 में क्या है, 1 बोल रहा है कि ऐसे बच्चे जो पहले माइनर थे लेकिन जिनके माता पिता भारत के नागरिक थे, लेकिन उनके माता पिता ने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली,
तो वो नागरिकता भारत की ले सकते हैं मेजर होने पे खुद बाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है कि उनको 5 साल भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर मदर और फादर जो है नागरिक थे, अब नहीं है या हैं, ठीक है, अब वो मेजर हुआ हो नहीं, मतलब माइनर था मेजर था, उससे कोई अब लेना देना नहीं है, मतलब अगर वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो सर फर्स्ट पॉइंट मतलब सेकंड में के अंदर ही नहीं आ गया? हाँ अंदर ही आ गया, फिर भी वहां से एक्स्ट्रा डाला गया है उसमें, बिल्कुल अंदर ही आ गया उसमें, कोई उसमें इशू नहीं। तो बाई नेचुरलाइजेशन अगला पॉइंट है हमारा, बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या है कि रहते रहते भारत के नागरिक बन गया। कंडीशन क्या है नेचुरलाइजेशन की, तो ये समझते हैं जरा। इसमें जो है 12 इयर्स का टाइम पीरियड होता है, टोटल 12 इयर्स का, यानी भारत में अगर आप 12 साल रह लोगे तो भारत की नागरिकता लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और इन 12 इयर्स में लास्ट 1 ईयर कॉन्टिन्यूअस रहना है आपको। 12 साल रहना है और 12 साल में लास्ट का जो 12वां साल है वो पूरा कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस रहना है। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई नेचुरलाइजेशन की। दूसरी कंडीशन क्या है नेचुरलाइजेशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई, या हम लिख देते हैं सीधा शेड्यूल, है ना, शेड्यूल 8 में दी गई किसी भी एक लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसे करके भारत की नागरिकता मिल जाएगी नेचुरलाइजेशन से। तो सबसे बड़ा टाइम पीरियड का प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन। तो इन 4 तरीके से भारत के आप नागरिक बन सकते हो। और 5वां तरीका क्या है, वाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। मान लो आज पाकिस्तान को हमने जो है भारत में मिला लिया, पाकिस्तान के हर नागरिक की भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फोर्थ में सर दोनों में से एक होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए? दोनों। All peoples residing in that territory are automatically became citizen of India। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना है। तो इन 5 तरीके से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। हर किसी के लिए ये ओपन फील्ड है, कोई भी नागरिकता ले सकता है, कोई भी सिटीजनशिप ले सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आ जाती है बात विवाद की। तो फिर विवाद उठा ही क्यों, किस पे उठा था विवाद? अब विवाद की बात कर लेते हैं। वो था आपका सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पे क्या विवाद था? इसमें क्यों बोला गया कि नागरिकता छीन ली जाएगी, ये कर दिया जाएगा? तो क्या किया गया इसमें, एक प्रावधान किया गया आपका कि देखिए, भारत में वो इलीगल माइग्रेंट्स, और कहां से आए हुए ये इलीगल माइग्रेंट्स? ये इलीगल माइग्रेंट्स 3 कंट्रीज से आए। कंट्रीज क्या क्या थी इनकी? इलीगल माइग्रेंट्स, और ये कहां से आए हो? 3 कंट्रीज से आए हो, अफगानिस्तान,
बांग्लादेश या पाकिस्तान। इन तीन कंट्रीज से आए हुए भारत के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स, और उसमें लोग कौन थे? तो ये 6 कम्युनिटीज थी। कौन कौन? हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। इन तीन जगह से आए हुए ये लोग, अब सरकार ने ये प्रावधान क्या किया, अब समझते हैं क्या किया। अब इनके लिए ही क्यों किया? क्योंकि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इन तीन देशों में। ये रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज का मतलब है ये रिलीजन के आधार पे इन तीन देशों में सबसे कम संख्या में लोग होंगे। ठीक है, हिंदू, सिख्स, बुद्ध, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस आर रिलीजियस माइनॉरिटीज इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इन तीन देशों से आए हुए ये 6 कम्युनिटीज को इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, और उनके लिए जो 11 इयर्स टाइम पीरियड था, जो अभी हमने बताया था आपको, टोटल 12 इयर्स, उस 12 इयर्स टाइम पीरियड को कितना कर दिया गया, या 11 इयर्स बोल देते हैं। एक ईयर आपका कॉन्टिन्यूअस है, चलो 12 भी बोल रहा, 12 इयर्स जो टाइम पीरियड है उसको घटा के कर दिया गया 5 इयर्स। यानी इनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये रिलीजन के आधार पे माइनॉरिटीज है वहां पे, तो हो सकता है इनके साथ वहां पे अत्याचार हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को 12 इयर्स यहाँ पे नेचुरलाइजेशन वाला प्रोसेस फॉलो ना करके 5 इयर्स नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करना है। और अगर 5 इयर्स इन्होंने फॉलो कर लिया तो इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये सीएए में 2019 में ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो सारी जो है जड़ थी कि हमने जिसने भी किया वो समझा ही नहीं चीजों को, है ना। अब ये प्रोविजन इन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए किया गया जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए। हर किसी के लिए नहीं किया गया। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आ गए थे उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। इतनी बात क्लियर है? इनको इलीगल माइग्रेट क्या हुआ? सर 5 इयर्स था या 6? 5 इयर्स क्या कर रही हो? सर ये 12 से 5 किया गया था, 12 से 6 किया गया था। 12 से 5 ईयर किया गया। देखो नेचुरलाइजेशन में अभी हमने आपको क्या बताया था, नेचुरलाइजेशन में 12 साल आप भारत में रहोगे तो नागरिक बन जाओगे, लेकिन इन लोगों के लिए 12 साल से घटा के डिक्रीज करके कितना कर दिया गया, 5 इयर्स, कि आप चलो 5 साल रहो तो ही भारत के नागरिक बन जाओगे। ये व्यवस्था की गई थी। समझ गए भाई बात को? क्लियर है? अच्छा, भारत में इलीगली अगर आप आ रहे हो, इलीगल तरीके से आपको पकड़ लिया गया कि आप भाई इलीगल आए हो, आप पे डॉक्यूमेंट नहीं है वगैरह वगैरह नहीं, तो कौन से एक्ट आपको प्रोसिक्यूट करते हैं या कौन से एक्ट आपके लिए पनिशेबल होते हैं? तो याद रखिएगा, इलीगल माइग्रेंट्स के लिए 2 एक्ट्स होते हैं। एक होता है फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 और दूसरा एक्ट होता है आपका, बिना पासपोर्ट के आप आ रहे हैं ना, पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920। ये इलीगल माइग्रेंट्स पे लगता है ये एक्ट, और इसके थ्रू आप जो है प्रोसेस किया जाता है। आई थिंक सीएए 2019 वाली भी कहानी आप समझ ही गए होगे। अब इसमें कोई इशू नहीं होगा किसी को, है तो बताओ जल्दी से। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
नहीं है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिटीजनशिप को छोड़ने की। तो सिटीजनशिप छोड़ने के या अबॉलिशन ऑफ सिटीजनशिप वेज, या पूरा लिखते हैं 3 वेज टू अबॉलिश इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता को छोड़ने के 3 तरीके। पहला तरीका, अगर आप खुद ही छोड़ देते हो, renunciation by anyone, any person, अगर आप खुद छोड़ देते हो तो भी आपकी जो है नागरिकता खत्म हो जाती है। अगर आप खुद नहीं छोड़ते हो लेकिन आप acquired citizenship of any other country, acquired citizenship of any other country, किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप आपने ली तो भी छूट जाएगी आपकी, भारत की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। ये तो 2 रास्ते हो गए। और तीसरा रास्ता जो है ना वो कठिन है थोड़ा सा, वही समझते हैं क्या है। इसमें सरकार आपकी सिटीजनशिप छीन लेगी खुद ही, ठीक है। क्या है तो ये है कि गवर्नमेंट deprived you of citizenship, deprived a person for citizenship, सरकार भी आपको आपकी नागरिकता से क्या कर सकती है, हटा सकती है, वंचित कर सकती है, दूर भगा सकती है, ठीक है। चलो, तो पहला आधार है कि अगर आपने, अच्छा ये वाला जो प्रोविजन लगता है वो लगता है उन पे, वैसे तो किसी पे भी लग जाएगा लेकिन मेजरली जो काउंट होता है वो होता है, कौन होता है, तो आपके वो व्यक्ति जिन्होंने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के माध्यम से सिटीजनशिप लिया, के माध्यम से अगर नागरिकता ली है तो मेनली वही काउंट होते हैं, बाकी किसी पे भी ये जो है व्यवस्था लागू की जा सकती है, ठीक है। लेकिन इनका खतरा ज्यादा होता है जो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन को लेते हैं। तो अरे एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर आप हो, अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर आप कोई भी बात करते हो तो भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप एट द टाइम ऑफ वॉर के टाइम में एनिमी को हेल्प कर रहे हो तो भी नागरिकता छीनी जा सकती है। तीसरा, अगर रॉन्ग वे टू टेक सिटीजनशिप, रॉन्ग वे टू टेक सिटीजनशिप, है ना। ये 3 आधार तो चलो सिंपल हो गया। चौथा आधार इंपॉर्टेंट है और इसे जानना जरूरी है। यदि आपने नेचुरलाइजेशन से, वैसे तो ये सारे नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन पे ही काम करते हैं, एंड रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप ली है, याद रखना इस प्रोविजन को आपको। अगर आपने नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप ली है और इस सिटीजनशिप को लेने के बाद विद इन 5 years, within 5 years
अगर किसी भी फॉरेन कंट्री ने आपको 2 इयर्स के लिए प्रिजन कर दिया, किसी भी फॉरेन कंट्री ने आपको 2 इयर्स के लिए प्रिजन कर दिया, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना भाई। अगर नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से आपने नागरिकता ली है, और अगर आप 5 साल के अंदर या 5 साल में, कोई भी 5 साल में, अगर 2 साल आप जो है प्रिजन कर दिए गए किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है। 5वां, फिफ्थ, अगर आप 7 इयर्स तक, सर पर अगर विद इन 5 इयर्स ही आपको प्रिजनमेंट हो गई तो आपको तो मिलेगी ही नहीं ना सिटीजनशिप, राइट? लेने के बाद की बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप लेने के बाद। लेने के बाद के 5 इयर्स में कह रहे हो? हाँ, लेने के बाद, वहां तो मिलेगी नहीं, सही बात है, ठीक लेने के बाद। ठीक है। अगर 7 इयर्स तक फॉरेन टेरिटरी में आप निवास कर रहे हो, भारत को आपने सूचित नहीं किया, तो आपकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिक चली जाएगी। सिटीजनशिप ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी। 6th पॉइंट, 6th पॉइंट है, अगर किसी भी इंडियन फीमेल ने विदेशी मुंडे से शादी कर ली, तो भी उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। तो ये 6 वेज आपको याद हो ही जाएंगे हमारे हिसाब से। तो इन 3 तरीके से भारत की नागरिकता जा सकती है, और भारत की नागरिकता 3 तरीके से आती है। रेनंशिएशन, खुद छोड़ने से। फिर से एक बार हम ये आपको रिवाइज करा देते हैं। खुद छोड़ने से, किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेने से, और सरकार भी आपको आपकी सिटीजनशिप से हटा सकती है। और ये 6 तरीके हैं हटाने के। अगर भारत के संविधान के अगेंस्ट हो, आप वॉर के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे आप एनिमी की हेल्प कर रहे हो, या आपने भारत की नागरिकता गलत तरीके से ले ली है, या नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन से नागरिकता, सिटीजनशिप लेने के बाद किन्हीं भी 5 साल में, लेने के बाद किन्हीं भी 5 साल में, अगर 2 साल तक किसी फॉरेन कंट्री में आप प्रिजन हो गए हो, तो भी नागरिकता छीन ली जाएगी। 7 साल तक भारतीय सरकार को बिना बताए आप विदेशों में टहल रहे हो, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। और अगर किसी भी इंडियन लेडी ने फॉरेन जो है मेल से शादी कर ली, तो भी नागरिकता चली जाएगी। चलिए, अब इसमें इक्वलिटी नहीं है अभी। तो ये हो गए नागरिकता यानी सिटीजनशिप लेने और सिटीजनशिप छोड़ने के प्रोविजन। तो आई थिंक ये सारे आपको समझ में आए होंगे, कोई इशू नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ आपको चीजें परेशान करती हों, उसमें से एक है OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI कार्ड होल्डर्स सुने होंगे आपने। एक तो OCI सुना होगा, दूसरा आपने NRI बहुत सुना होगा, नॉन रेजिडेंस इंडियंस। नॉन रेजिडेंस इंडियंस। तीसरा आपने सुना होगा PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन तीनों से, वो हम आपको पहले ही बता देते हैं। OCI को कॉमनली डुअल सिटीजनशिप के नाम से जाना जाता है इंडिया में, यही पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली।
बाकी इंडिया डुअल सिटीजनशिप को पैम्पर नहीं करता है, डुअल सिटीजनशिप नहीं देता है इंडिया। अब बात कर लेते हैं इन तीनों पे। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई, भारत के सीमा पारीय नागरिक, है ना। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो व्यक्ति है जो पहले तो भारत का नागरिक था, लेकिन अब उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। फॉर्मली सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले भारत का नागरिक था लेकिन अब नहीं, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारे देश ओसीआई में काउंटेड होते हैं जो भी भारत के बाहर भारतीय रह रहे हैं और उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए या उनको इंडिया से कनेक्ट करने के लिए भारतीय सरकार ने 2005 में इनके लिए एक कार्ड चलाया था जिसका नाम था ओसीआई कार्ड्स, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड्स। 2005 में एक प्रावधान चलाया था ओसीआई कार्ड्स, और इसके तहत आपको इंडिया का ओसीआई सिटीजन माना जाएगा। कार्ड होल्डर्स counted as OCI citizens of India। OCI ना लिख के ओवरसीज, चलो ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ओवरसीज नहीं लिखा, OCI सिटीजन्स, भारत के ये OCI सिटीजन्स। तो बताओ भाई, फिर इस कार्ड को लेने का फायदा क्या है? इस कार्ड को लेने का फायदा ये है कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स के पास वोटिंग राइट तो नहीं होगा, और साथ में आर्टिकल 16 में दिए हुए राइट्स नहीं होंगे। बाकी बचे हुए राइट्स इनके पास सारे होंगे, ठीक है। बाकी जो भी बचे हुए राइट्स हैं वो सारे होंगे, और हमने आपको बताया है कि 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है राइट्स आपके जो है ये विदेशियों को नहीं मिलते हैं, लेकिन उसमें से आपका 16 छोड़ के बाकी सारे राइट्स इनको मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में इनको एक और सुविधा मिलती है कि ये विदाउट वीजा इंडिया में आ सकते हैं। अच्छा, आपको एक बात पता होगी कि आप जब इंडिया में आओगे तो आपको जहां पे आप रुकोगे वहां पे पास के जो है पुलिस स्टेशन पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और वो रजिस्ट्रेशन आपका करते हैं फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के रजिस्टर में, ठीक है। तो उसी में से एक होता है, पुलिस स्टेशन में ही ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो इनको ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हैव टाइम टू रजिस्टर इन फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन 180 डेज। वैसे नॉर्मली 1 वीक मिलता है। आप जब रहोगे तो 1 वीक के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लोगे, ठीक है। जहां पे भी आप रुकना चाहते हो वहां पे आपको रजिस्टर कराना होगा विदिन 1 वीक, ठीक है। तो क्या वहां कुछ कांड करके चले जाओ, वहां पास वाले थाने को तो आपका सिटीजनशिप ही नहीं है भारत की, तो वो आपको कहां से ढूंढेगा। तो आपने रजिस्ट्रेशन कराना, लेकिन इनको 180 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है, याद रखिए। ये ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं। तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स
ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, LM सिंघवी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी कि भारत में ओसीआई कार्ड्स का वितरण होना चाहिए, ओसीआई होना चाहिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इससे क्या होगा, भारत का जो भारतीय हैं वो भारत में पैसा लेके आएंगे, है ना। तो ये एक अट्रैक्टिव एक वो है जिससे लोग जो है अपने देश की तरफ भावनाओं से, इमोशन से जुड़ेंगे और फिर जो है वो भारत में कुछ तो कुछ लेके आएंगे ही बाहर से। साथ में इन्होंने एक और बात कही थी, इन्होंने कही थी हमें एनआरआई डे सेलिब्रेट करना चाहिए। और एनआरआई डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो करते हैं 9 जनवरी का ना, 1915 नहीं 9 जैन को करते हैं। और 9 जैन को क्यों करते हैं 9th ऑफ जनवरी को, क्योंकि 9th ऑफ जनवरी 2015 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहां आए थे, इंडिया। सर 1915 में आए थे, 2015 में। ओके 1915 ना, साउथ अफ्रीका टू इंडिया, भारत में आएगा भाई। चलिए, तो इस तरह हम सेलिब्रेट करने लगे इसको आपका एनआरआई डे को, ठीक है। अब यहाँ पे ही ओशियाई कार्ड्स को ही इंडिया में डुअल सिटीजनशिप कार्ड्स के नाम से या डुअल सिटीजनशिप के नाम से जाना जाता है। और डुअल सिटीजनशिप जैसे, अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि क्या इंडिया डबल सिटीजनशिप को मान्यता देता है, तो हो जाएगा नो। अगर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ली तो इंडिया की चली जाएगी। लेकिन ओसीआई कार्ड्स डबल सिटीजनशिप नहीं है, ये सिर्फ डबल सिटीजनशिप के नाम से जानी जा रही है, ठीक है। रियल में डबल सिटीजनशिप नहीं है। और साथ में ओसीआई कार्ड उसी के लिए, उसी देश में रहने वाले लोगों के लिए इशू होंगे जो देश डबल सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करता है। जैसे अमेरिका हो गया तो एक्सेप्ट करता है अमेरिका, नीदरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, है ना, स्वीडन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब जितने भी मेजरली आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं वो जो एक्सेप्ट करते हैं डुअल सिटीजनशिप को, वहां पे ये ओसीआई कार्ड्स दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सारे पूछे जा सकते हैं ओसीआई से, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अब ओसीआई के बाद आ जाता है आपका पीआईओ, फिर एनआरआई हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि एनआरआई एक अलग ही व्यवस्था है। पीआईओ क्या है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, लिख दिया है मैंने पीछे, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। चलो, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। अच्छा, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन की जो व्यवस्था की गई है वो आपकी जो है पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन की व्यवस्था आपकी की गई थी जो है स्टार्टिंग से, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब से ही। लेकिन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन का जो कार्ड दिया जाने लगा, वो पीआईओ कार्ड का वितरण जो होने लगा था, वो होने लगा था 2002 से, 2002 से। अच्छा, इस कार्ड में भी क्या व्यवस्था थी, तो इस कार्ड में भी वही चीजें थी जो ओसीआई में, ओसीआई सेम बेनिफिट्स एज ओसीआई कार्ड होल्डर्स, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो सेम बेनिफिट्स फॉर ओसीआई कार्ड होल्डर्स एज पीआईओ कार्ड होल्डर्स, क्योंकि पीआईओ की व्यवस्था पहले आई थी। ठीक है। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ में क्या अंतर है, पर्सन्स ऑफ ओसीआई में वो व्यक्ति आएगा जिसने भारत की नागरिकता कुछ छोड़ा है, वही व्यक्ति आएगा।
लेकिन पीआईओ में इनके एंसेस्टर्स में भी अगर कोई था, यानी माता पिता, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड मदर्स अगर हैं, नाना नानी, दादा दादी, तो उन सबको पीआईओ मिल जाएगा। यानी पीआईओ जो है एक बड़ा वाइड एरिया है और ओसीआई एक छोटा एरिया है, ठीक है, ऐसे मानो। और इस छोटे बड़े एरिया का गैप खत्म करने के लिए मोदी जी ने 2015 में दोनों को मर्ज कर दिया। कहाँ पीआईओ और ओसीआई कर रहे हो, ऐसा करो एक ही करो। तो इन्होंने पीआईओ हैज बीन मर्ज्ड इन ओसीआई। अब इसको ओसीआई के नाम से जाना जाता है। पहले ये पीआईओ और ओसीआई अलग अलग था। तो बस इतनी ही चीज हमको जाननी है। 2015 में इसको मर्ज कर दिया गया और आज के टाइम पे पीआईओ और ओसीआई एक ही चीज है। अब आ जाते हैं हम एनआरआई पे। एनआरआई किसे कहा जाता है? नॉन रेजिडेंस इंडियंस। तो किसको कहते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियंस? ऐसे लोग जो पीपल्स, और ऐसे लिखते हैं पीपल्स ना लिखे, सिटीजन्स ऑफ इंडिया that are living in foreign territory for more than 182 days। 182 डेज से ज्यादा अगर विदेशी भूमि पे कोई भी रह रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? एनआरआई। अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया सिटीजन्स, यानी उनके पास नागरिकता भारत की ही है, याद रखना। वो भारत के ही नागरिक हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, बट दे आर लिविंग फॉर मोर देन 182 डेज आउट ऑफ इंडिया। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस से, अपने काम से, अच्छा यहाँ पे अगर कोई यूएन के काम से जाता है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस के काम से जाएगा, या आपका जो है एम्बेसडर बन के जाएगा, या एम्बेसडर या काउंसिल कह देते हैं इसको, काउंसिल बन के जाएगा इंडिया से फॉरेन में, इंडिया के कॉन्सुलेट में रहने जाएगा, जो भी कॉन्सुलेट बाहर है उनमें, तो इसको भी एज अ एनआरआई ट्रीट किया जाएगा। याद रखो, दे आर आल्सो एनआरआईज, कीप इन माइंड। बस यही क्वेश्चन इससे एनआरआई से बनता है। पहले तो ये टाइम लिमिट बनती है कि कितने दिन, और दूसरा बनता है क्या भारत से यूएन के लिए जाने वाले व्यक्ति या किसी काउंसिल में डिप्लोमेट्स जाने वाले या एम्बेसडर्स जाने वाले इंडिया से, क्या वो भी जो है आपके एनआरआई होंगे? तो आंसर होगा यस, ये भी एनआरआई होंगे। और एनआरआई को वोटिंग राइट देने की मांग चल रही थी कि वोटिंग राइट इनको दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो एनआरआई को वोटिंग राइट दे दिया गया 2011 में। इनके पास वोटिंग राइट खत्म हो जाता है, याद रखना, एनआरआई का। लेकिन एनआरआई को अब वोटिंग राइट दे दिया गया है 2011 के अंदर। ये व्यवस्था कर दी गई है कि एनआरआई भी भारत में आके वोट कर सकेंगे। अच्छा, ऑनलाइन नहीं कर सकेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो ये देना और न देना बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए फॉर्म संख्या 6A है, फॉर्म 6A। कभी कभी ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। फॉर्म जो है वो 6A फिल करना होता है। देखो, अलग अलग फॉर्म होते हैं हर किसी चीज के, नंबर होता है उनका, ठीक है। तो फॉर्म संख्या 6A फिल करनी होती है। चलिए, तो इतनी बात हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक बात और आपको याद रखनी थी यहाँ पे 2019 के, ये 2019 का जो CAA है, ये
सिक्स्थ शेड्यूल के एरियाज में नहीं लगता है, सिक्स्थ शेड्यूल के एरियाज में नहीं लगता है, और वहां पे भी नहीं लगता है जहां पे लगा होता है इनर लाइन परमिट, ILP जहां लगा होता है। CAA 2019 आपका सिक्स शेड्यूल एरियाज और ILP वाले एरियाज में नहीं लगेगा, इनर लाइन परमिट वाले एरिया में। इनर लाइन परमिट आपका, इनर लाइन परमिट कहाँ पे लागू है, अच्छा ये भी यहाँ पे दे देते हैं आपको थोड़ा सा ज्ञान। ये अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम में नहीं होगा, इसमें होगा मिजोरम और नागालैंड में, बस अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, इनमें आपका ILP लगा हुआ है, इनर लाइन परमिट लगा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, और ये जो आपका था ये सही था, है ना। तो अभी जो आपका अभी जो नया प्रोसेस हुआ है, जो भी इसके अकॉर्डिंग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक जो होंगे, persons of Indian origin who have migrated from India and acquired citizenship of foreign country other than पाकिस्तान और बांग्लादेश, याद रखना जो इंडिया से टूटा है वो एलिजिबल नहीं होते हैं, आर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ OCI, ठीक है। तो OCI अब दो लोगों को दी जाने लगी है, OCI को भी और PIO को भी, ठीक है। OCI स्टेटस में मल्टीपल एंट्री भारत में कर सकते हो, मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाएगा, और आपका एग्जाम्पशन है पुलिस अथॉरिटीज के यहाँ रिपोर्टिंग के लिए। PRI NRIs के साथ पैरिटी है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड्स में। एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे आप एक्वायर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक। तो इतनी बात यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है। A person registered as a OCI eligible to apply for grant of Indian citizenship under Section 51Z of the Citizenship Act 1955 if he/she is registered as OCI for 5 years, has been residing in India for 1 year out of 5 years before making application। तो यहाँ पे ये भी आपका OCI या PIO जो है, जिनको OCI कार्ड होल्ड करते हैं, उनको यहाँ पे एक और अजम्पशन मिल रहा है कि 5 साल में ही आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर आप लेना चाहो, भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर आप लेना चाहोगे तो, ठीक है। जिन 5 सालों में आप, ठीक है, 1 ईयर आप 5 ईयर्स में 1 ईयर आप कंप्लीटली रिसाइड करोगे इंडिया में, ठीक है। तो बस यही इतना ही था हमारा सिटीजनशिप।